हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। सो देखो हम लोग लास्ट क्लास अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में वी वर डिस्कसिंग हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिशर प्रोजेक्शन से हम हावर्थ प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीख लिया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो भी हमारा ग्लूकोज होता है ना, जो भी हमारा ग्लूकोज होता है अगर हम उनमें वाटर मिलाते हैं तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाता है। कैसे? फ्रॉम 112.2 डिग्री टू 52.7 डिग्री, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन, है ना। तो एक चीज़ देखा था कि जब भी हम बात करें ग्लूकोज में अगर हम पानी डाल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है, यानी कि हमारा जो ओपन चेन है वो ब्रेक हो जाता है और वो ब्रेक होकर किस में चेंज हो जाता है, हमारा जो रिंग है वो ब्रेक हो जाता है। वो रिंग ब्रेक होकर कैसे हो जाता है? ओपन चेन में हो जाता है। फर्दर वो बीटा ग्लूकोज में भी चेंज हो जाता है। क्लियर ना? तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया आपको। अच्छा, म्यूटा रोटेशन किसकी वजह से होता है? हाँ, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या होता है हमारा म्यूटा रोटेशन होता है। क्लियर ना? तो आज उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। आज उसके आगे अपन देख लेते हैं थोड़ा सा फ्रक्टोज का। तो चलो एक नज़र डाल देते हैं फ्रक्टोज, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में अगर हम हावर्थ प्रोजेक्शन को ड्रॉ करें तो एक चीज़ क्या सीखा था हावर्थ में कि फिशर में अगर OH लेफ्ट में है तो हावर्थ में क्या हो जाएगा? OH अप हो जाएगा। अगर फिशर प्रोजेक्शन में OH का जो पोजीशन है वो राइट में है तो फिर हावर्थ पोजीशन में क्या हो जाएगा? वो डाउन, यानी कि जो लेफ्ट में है उसे अप बना दो और जो राइट में है उसे डाउन बना दो। क्लियर ना? ठीक है, तो चले फ्रक्टोज पर अपन चर्चा करते हैं। तो फ्रक्टोज का ज़रा अपन स्ट्रक्चर अगर हम देखें बेटा, तो ये हम फ्रक्टोज ले लेते हैं। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज आप सबको पता है एक कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि कीटोहेक्सोज में आता है। ये फ्रक्टोज किस में आता है? कीटोहेक्सोज में आता है। तो फ्रक्टोज के आगे हम लिख लेते हैं कीटोहेक्सोज। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई टेंशन नहीं ना? चलो, तो अगर हम बात करें बेटा फ्रक्टोज के, तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा। आप देखें, ये रहा CH2OH, ये है डी फ्रक्टोज। दिख रहा है? ये कौन सा ग्रुप है? हाँ, कीटोन। समझ में आ गया? ये कीटोन ग्रुप है। बताओ इसका नाम क्या हो गया? डी फ्रक्टोज। डी क्यों? क्योंकि जो लास्ट का कायरल सेंटर है उसमें OH कहाँ है? लेफ्ट में है, राइट में है। क्लियर ना? इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डी फ्रक्टोज। अब ज़रा ध्यान से देखें, इस OH को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूर दूर बनाता हूँ क्योंकि अब होने वाला है यहाँ पर रिएक्शन। अब ज़रा अगर आप देखें बेटा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस OH के पास ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस OH के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, जैसा हुआ था हमारा किसमें? ग्लूकोज के केस में, वैसा ही होगा। अब ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो कुछ क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन है वो फ्री हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? COH हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा सीन होगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ बेटा ऐसा सीन होगा। ज़रा देखें आप, ये CH2OH तो क्या है? अनचेंज्ड है, ये वैसे का वैसा ही है। और ये जो C है, अब यहाँ क्या आ गया? OH आ गया। ये O तो पहले से ही था, ये हाइड्रोजन भी आ गया है O के पास। ठीक है, क्लियर ना? अब OH हो गया। अब यहाँ पर बाकी सब कुछ क्या है? अभी वैसा का वैसा है। OH और ये H, ये H और ये OH। ठीक है, क्लियर ना? अब ज़रा देखिए ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4, 5th कार्बन। अब ज़रा ये जो कार्बन है, क्या इसी कार्बन में आप देखो ये 5th कार्बन है हमारा। काउंटिंग कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो काउंटिंग अगर आप करेंगे तो आप काउंटिंग कर लीजिए ना बेटा। तो काउंटिंग अगर आप करेंगे, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 दिख रहा है। तो ये जो 5th वाला कार्बन है
अब इसके पास राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन है कुछ ऐसा लिंक हो चुका है इस ऑक्सीजन, यानी कि O का लिंकेज हो चुका है, दिख रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन तो वैसा ही बचा हुआ है, हाइड्रोजन में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, दिख रहा है आप सबको। ये ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े, चलिए, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये नीचे वैसा ही वैसा है, CH2OH। अब इसी को देखकर हम क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं क्या, अपना हावर्थ प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन एंड व्हेनेवर वी ड्रॉ हावर्थ प्रोजेक्शन, तो उस कंडीशन में अपने को क्या देखना पड़ेगा, उस कंडीशन में अपने को इसको देखना पड़ेगा, क्लियर ना। ठीक है, तो चलो बना लेंगे। तो चलो मैं आपको यही बना के दिखा देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। हावर्थ प्रोजेक्शन में आप बताओ मेरे को कि जो कीटोनिक का ग्रुप है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पायरेन का यूज़ करेंगे कि फ्यूरेन का यूज़ करेंगे। हाँ, फ्यूरेन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फ्यूरेन का, क्योंकि हम जब ग्लूकोज को बना रहे थे तो उस समय हम पायरेनोज का यूज़ कर रहे थे, क्लियर ना। लेकिन जब हम फ्रक्टोज को बनाएंगे तो उस कंडीशन हम किसको यूज़ करेंगे, हाँ, फ्यूरेनोज को यूज़ करेंगे, क्लियर ना। यानी कि फ्यूरेन का स्ट्रक्चर, तो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ से हम देखें अगर, चलिए यहाँ पर हमारा फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, ये रहा, बन गया, दिस इज फ्यूरेन, है ना। 5 है ना, 2 3 4 5 5, ठीक। अब चलिए काउंटिंग करोगे, कहाँ से काउंटिंग करोगे बेटा, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ठीक है, क्लियर ना। नहीं गलत हो गया काउंटिंग, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें समझ के करनी है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार गलती करके फिर आपको अभी मैं उसको इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो काउंटिंग बेटा यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि अब ज़रा आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर O है, देखो ये रहा O, ये जो O है ये किससे कनेक्टेड है, कार्बन से। तो ये जो O है ये कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है ना, ठीक है, क्लियर ना। लेकिन ये जो कार्बन है, ये जो O है, यानी कि ये जो ईथर का लिंकेज है, ये किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है, यानी कि ये वाला कार्बन, दिस कार्बन की, हम ये कार्बन की बात कर रहे हैं, ये जो कार्बन, ये कौन सा है, फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड है भाई, ये फर्स्ट तो ये ऊपर वाला। तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 और ये 5 एंड ये लास्ट ये क्या है, 6। इसका मतलब फर्स्ट यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्या है, CH2 CH2OH, ये फर्स्ट है, ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ से काउंटिंग कर लो आप, ये रहा हमारा फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द लास्ट 5th कार्बन, ठीक है, क्लियर ना। अब कुछ टेंशन नहीं है, सब कुछ आराम से बना लोगे, बस आपको क्या देखना है, बताओ। अब सेकंड वाले कार्बन में OH कहाँ पर है, राइट में है, तो बताओ अब इसको कहाँ लिखोगे, नीचे। OH राइट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH नीचे, क्योंकि हावर्थ में हमने सीखा है कि फिशर में अगर OH राइट में है तो हावर्थ में क्या होगा, OH नीचे होगा, ठीक है। अब इनको बनाए ज़रा थर्ड वाला, तो मैं हल्का सा ऐसे आपको ये लाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। ये 4 मैं इधर कर दे रहा हूँ बेटा, ये हमारा 5th है, क्लियर ना। चले बताओ थर्ड वाले में, थर्ड का कार्बन में देखो OH कहाँ है, लेफ्ट है, इसका मतलब कहाँ होगा, OH ऊपर, H नीचे। 4th कार्बन पर आइए, 4th कार्बन पर OH कहाँ पर है, राइट में है, इसका मतलब डाउन। आ जाइए 5th कार्बन, ये क्या, 5th कार्बन में OH है ही नहीं, हाँ, क्योंकि देखो H तो ऊपर चला गया, O यहाँ आ गया, ठीक है। तो 5th वाले कार्बन में हमारे पास क्या मौजूद है, ये CH2OH और ये H। तो बताओ CH2OH तो हमको पता नहीं है। एक चीज़ हमने सीखा है, ये जो CH2OH है वो हमेशा ही कहाँ रहेगा, अप पोजीशन पर रहेगा, ये चीज़ हमने लिखा है, ऑलवेज अप। तो बस इसमें कोई भी आप कमी नहीं छोड़िएगा, इसको हमेशा अप छोड़िए। तो बचा क्या हमारा, देख लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, है ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, ये कौन सा फ्रक्टोज है,
यहाँ पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, नीचे के ऊपर, नीचे। इसका मतलब इसका नाम क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो OH का ग्रुप है, यानी कि जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो कहाँ पर है, वो डाउन है बेटा। तो जब भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डाउन होता है तो उस टाइम पर हमारा कौन सा आता है, अल्फा। ठीक है, बताया था ना कल, अल्फा और बीटा दोनों ही आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज। तो बताओ बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनाओगे? बस कुछ नहीं करना है, ये OH नीचे है उसको ऊपर कर दो, बीटा डी बन गया। ठीक है, तो कहाँ बनाऊं मैं, यहाँ पर बना दूं? चलो यहाँ पर बना देता हूँ, ये बीटा डी बना रहा हूँ बेटा मैं, देखते चलो। बहुत आसान है, देखो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस इस बार क्या होगा, OH नीचे होगा कि ऊपर, ऊपर, ये CH2OH। बताओ, अब यहाँ तो वैसा ही है, ये H, ये OH, इसमें कोई भी चेंज हो जाएगा नहीं होगा, OH और H और ये क्या, CH2OH। तो अब बताओ यहाँ पर जो OH है ये ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। बोलो, कर लोगे? तो ये जो है ये दोनों ही अपने क्या हो गए बेटा, हावर्थ प्रोजेक्शन। कहाँ से, फिशर प्रोजेक्शन के हेल्प से हमने बना दिया। ठीक है, तो आई होप अब हावर्थ में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब भी ग्लूकोज की बात होगी, मतलब क्या, एल्डोहेक्सोज की बात होगी, तो बेटा आप उस चीज़ को देख लेना जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था ग्लूकोज का। और जब कभी भी आपको कीटोनिक का कोई ग्रुप ऐसा दे, यानी कि कोई भी ऐसा कीटोन का दे, XYZ, है ना, तो मतलब आप फ्रक्टोज को देखकर आप उसको बना सकते हो। कहने का मतलब क्या है, पायरेनोज को आप बना सकते हो और फ्यूरेनेज को आप बना सकते हो। पायरेनोज कब यूज़ होगा, हाँ, जब एल्डोहेक्सोज पूछेगा। फ्यूरेनेज कब यूज़ होगा, जब कीटोहेक्सोज आपसे पूछेगा। कर लोगे? तो चले कॉपी करें, फिर अपन आगे बात करते हैं कि चेयर फॉर्म कैसे आप बनाओगे ग्लूकोज का। ठीक है, अभी इनकी ही बात करते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, फ्लुएंसी बढ़ जाए। तो आप कॉपी करें, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ चेयर फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज से। ओके, तो लेट मी स्टार्ट चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, चेयर फॉर्म अगर आपको बनाना है ना, क्वेश्चन आ भी सकता है कि चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनमें से दिए गए फिगर में से बताओ चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कौन सा है। कुछ भी आ सकता है बेटा क्वेश्चन में आपसे, तो आपको फिगर दे देगा, आपको टिक करना होगा देखकर। तो आप चेयर फॉर्म कैसे बनाओगे, है ना, किसका, ग्लूकोज का। इसी तरह से फ्रक्टोज का भी बना लोगे, ग्लूकोज आ गया तो फ्रक्टोज आ गया। तो बनाने का तरीका कैसा है कि कभी भी आप फिशर प्रोजेक्शन के हेल्प से, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिशर प्रोजेक्शन के हेल्प से आप कभी भी चेयर फॉर्म डायरेक्टली नहीं बना पाते। आपको क्या करना होता है, आपको रिंग शेप लेना पड़ता है, मतलब आपको हावर्थ प्रोजेक्शन को लेना पड़ता है। तो पहले अगर क्वेश्चन फिशर प्रोजेक्शन में दिया है तो पहले आप फिशर से क्या करिए, हावर्थ में चेंज करिए, और उस हावर्थ प्रोजेक्शन को देखकर आप आसानी से बना सकते हो, क्या है ना, बनाने को तो फिशर से बना सकते हो बट इजी पड़ता है किससे, हावर्थ प्रोजेक्शन के हेल्प से। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, फिर हावर्थ के हेल्प से हम क्या करेंगे, ये चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो तैयार हो, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, हावर्थ प्रोजेक्शन से, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखें ज़रा ध्यान से, काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये क्या 5। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या होता था, अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ तो यहाँ H अल्फा है तो OH हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, देख लें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, H OH OH H। ठीक है,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा HOH, ठीक है। और ये तो हमेशा से फिक्स है 6 वाला पोजीशन, C2H5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है H, बोलो कर लोगे, ठीक है। सॉरी यहाँ CH2OH होगा, CH2OH, C2H5 लिख दिया, CH2OH, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो ये हावर्थ पोजीशन है, अब इसी का हम यूज करेंगे और हम क्या बना देंगे, चेयर फॉर्म, ठीक है। तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेयर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चेयर को ड्रॉ करें, यार ये हमेशा गिर जाता है, कैसे क्यों मेरा ये मार्कर। चलो तो ये हमारे पास चेयर फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूँ। देखें बन गया चेयर फॉर्म, सभी देख ले ध्यान से। अभी नहीं बना है ना, यहाँ पर O है ना बेटा, तो यहाँ O बनाना पड़ेगा मेरे को। हाँ अब जाकर क्या बना, ये चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बना। काउंटिंग कहाँ से करोगे, हाँ O के बाजू में से, O के बगल में से। तो O का बगल कहाँ है, देखो यहाँ है 1, हाँ 2, वेरी गुड, 3, और ये 4, और ये क्या 5, ठीक है। अब देखो बनाने के लिए क्या करोगे, आपने हावर्थ बना लिया, हावर्थ प्रोजेक्शन से आपको क्या बनाना है, चेयर फॉर्म बनाना है। तो देखो हावर्थ में जहां पर OH है, चेयर फॉर्म में वहां पर OH डाल दो, ठीक है। अगर OH हावर्थ में नीचे है तो चेयर फॉर्म में भी क्या होगा, वो डाउन होगा। अगर हावर्थ में हमारा OH ऊपर है तो चेयर फॉर्म में भी क्या है, उसको ऊपर बना दो। यानी कि हावर्थ में अगर OH अप है तो उसे अप बना लो, और हावर्थ में अगर OH डाउन है तो उसे डाउन बना लो। तो बस तो कैसे करोगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले पे अगर हम बात करें, OH हमारा कहाँ है, डाउन है, तो उसे हमें डाउन बनाना है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे डाउन अप की बात नहीं, यहाँ पर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन की बात करेंगे, है ना। तो दो चीज़ें हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, क्लियर ना, क्योंकि उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाद में स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर OH डाउन है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, OH डाउन ही बनाओगे, बट एक्सियल की इक्वेटोरियल, एक्सियल पोजीशन पर। तो आप जब भी चेयर फॉर्म में आप जब कभी भी किसी को डाउन रखना चाहते हो तो उस पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और आप अप रखना चाहते हो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ये कुछ ऐसा है, एंगल परपेंडिकुलर वाला सीन है, तो आप उनको मत परेशान हो उसमें समझने के लिए, बस आप इतने बातों को ध्यान में रख लो, ठीक है। कि आपको OH डाउन बनाना है, इसका मतलब OH आपका किस पोजीशन में रहेगा, एक्सियल। तो OH को मैं एक्सियल बना दूं, तो OH को मैं एक्सियल बना देता हूं, ये रहा। कैसे बनाऊं, कुछ इस तरह से बना देता हूं, देखो चलो OH, और H को कहाँ बनाऊंगा मैं, हाँ बताओ, सही है। तो ये कौन सा पोजीशन बेटा, ये एक्सियल पोजीशन। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, जब इक्वेटोरियल को आप देखोगे तो आपको सब चीज़ अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। ये एक्सियल पोजीशन है, और ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल। चले आगे, चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड वाले कार्बन पर आ जाओ। ये सेकंड वाला, इसमें OH कहाँ है, नीचे है। तो बताओ OH नीचे है, तो फिर यहाँ पर भी OH क्या था, हमारा नीचे था, है ना, ठीक है। तो उसको हमने एक्सियल बनाया। तो सेकंड वाले पे क्या होगा, ये हमारा OH, एक मिनट, सेकंड पे HOH, सही है, हाँ सेकंड पे OH कहाँ पर है, हमारे नीचे, उसको नीचे बना दो। तो कुछ इस तरह से OH, है ना, और यहाँ क्या आ गया हमारा H, ठीक है, क्लियर ना। अब थर्ड वाले पर देखो, थर्ड वाले पर ज़रा देखें हम, थर्ड वाले पे तो OH ऊपर है, यानी कि OH चला गया कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर चला गया, और H कहाँ चला गया, नीचे एक्सियल पर, ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ पर, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे देखो, फोर्थ वाले पे हमारा OH कहाँ है, नीचे है ना,
नीचे है, तो यहाँ पर OH कहाँ हो जाएगा, नीचे, और H कहाँ हो जाएगा, ऊपर। वैसे ही बन रहा है, कोई नया नहीं है। फिफ्थ वाले पे आ जाओ। फिफ्थ वाले पे क्या है, उसमें तो सिंपल सी बात है, CH2OH तो हमेशा ही ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में तो कोई भी टेंशन नहीं है ना। तो CH2OH तो हमेशा ही क्या रहने वाला है बेटा, ऊपर ही रहने वाला है। तो CH2OH और ये क्या रहेगा, H, ये फिफ्थ, और ये क्या हो जाएगा, सिक्स्थ कार्बन। देख लो बन गया है चेयर फॉर्म। इसका नाम क्या है, क्योंकि OH क्या है, नीचे है ना, इसका नाम है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। नाम थोड़ी ना चेंज होगा, है ना, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा बताओ, बीटा डी ग्लूकोज बनाओगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब जैसे बीटा डी ग्लूकोज बनाओगे फिर क्या होगा, ये OH की जो पोजीशन है ना, ये क्या हो जाएगी, चेंज। OH की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर ना, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, है ना, आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं बीटा आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस OH ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आप करना चाहो ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है, कॉपी करिए। ठीक है, तो चले, तो देखो यहाँ पर कैसा है, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है। अच्छा एक चीज़ आप बताओ मेरे को, इस अल्फा डी ग्लूकोज में OH की पोजीशन को देखो और बताओ कि सारे के सारे जो OH हैं वो क्या एक्सियल पोजीशन पर ही हैं या फिर इक्वेटोरियल में भी हैं। तो देखो, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि जो भी हमारा एक्सियल पोजीशन है, जो भी एक्सियल पोजीशन है वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो जितने भी एक्सियल पोजीशन के वो परपेंडिकुलर हैं, तो आप चाहो तो OH को थोड़ा सा आप टिल्ट भी कर सकते हो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो आप ऐसे रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, अब बना लिया, रहने दो। तो सेकंड वाले में क्या करो, देखो अल्फा डी ग्लूकोज में सिर्फ यही एक्सियल है OH। अल्फा डी ग्लूकोज में सिर्फ ये वाला OH है ना बेटा, ये एक्सियल पोजीशन पर है। बाकी सारे OH जो होते हैं वो सभी के सभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। कहाँ पर हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब जब बीटा डी ग्लूकोज में बनाऊंगा उनमें क्या होगा, ये जो एक्सियल है ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या ये जो OH है ये भी इक्वेटोरियल बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि यही OH क्या था, एक्सियल था। तो जब आप बीटा डी ग्लूकोज बनाओगे तो ये जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, अपना पोजीशन चेंज कर देगा। अभी एक्सियल में है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर जाएगा तभी तो बीटा बनेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो बताओ ये भी इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इसके अलावा सभी OH इक्वेटोरियल पर पहले से थे, अब जब ये इक्वेटोरियल हो जाएगा तो बताओ बीटा डी ग्लूकोज में सारे OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सारे OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा, सारे OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर बट एक OH एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो पहले बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज में अगर हम बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा, ये चेयर बनाओ, ठीक है। ठीक है, ये चेयर हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आ जाएगा हमारा OH, ये OH आ गया बेटा इक्वेटोरियल में, और एक्सियल पोजीशन पर कौन आ गया हमारा H, ठीक है। सेकंड वाले पे क्या कर दो, सेकंड वाला तो वैसे ही है, एक्सियल पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, H, सेकंड वाला बाकी सब वैसे ही रहेगा, और हमारा OH, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन पर आए, थर्ड वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा हमारा, OH ऊपर है और H हमारा कहाँ है, नीचे। थोड़ा सा देखो मैं टिल्ट कर रहा हूँ ना, ये टिल्ट करने का मतलब ही है बेटा क्या, कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये जितने OH हमने बनाया ना सबके सब इक्वेटोरियल पोजीशन में, और जितने हाइड्रोजन है वो सबके सब एक्सियल पोजीशन पर हैं, ठीक है। तो नंबरिंग आप कर लीजिए, इसके पहले मैं पहले बना लेता हूँ। पाँचवें पर क्या है, पाँचवें पर तो कोई टेंशन नहीं है, पाँचवें पर तो ये हमेशा ही क्या है, CH2OH, और यहाँ क्या रहने वाला है, H। हाँ, चौथे पे बताओ, OH इक्वेटोरियल और H कहाँ है, एक्सियल। तो H एक्सियल ऐसा और इक्वेटोरियल कुछ ऐसा, ठीक है।
तो चलो, तो ये हमारा कैसा है, फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आप देख ले बच्चों, ज़रा देखें सभी OH को, आप ज़रा देखें, ये पहला OH, ये दूसरा OH, ये तीसरा OH, ये चौथा OH, है ना। कितने OH है, 4। ठीक है, यहाँ पर आप देखें सभी OH को, ठीक है, इसको रहने दो देखने को आप। यहाँ पर देखो सभी OH किस पोजीशन पर हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। अब बात कर देंगे स्टेबिलिटी की, है ना, ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो बेटा ज़्यादा स्टेबल तो कौन होगा, बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होगा। पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि देखो इक्विटोरियल पोजीशन पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो एक्सियल पोजीशन पर OH अगर रहेगा तो स्टेबिलिटी इसका मतलब घट जाती है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। इसलिए घट जाती है क्योंकि आप लोगों ने एक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, है ना, उस चैप्टर में पढ़ी होगी 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। उसमें क्या आपको बताया जाता है, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन में क्या होता है कि जब भी एक्सियल पोजीशन पर हमारा OH आता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, रिपल्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बात समझ आ रही है। तो जिनमें एक्सियल पोजीशन ज़्यादा होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होती है, किससे, इक्विटोरियल पोजीशन से। ठीक है, क्लियर ना। तो इस वजह से क्या है, बीटा डी ग्लूकोज विल बी मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है, ये ज़्यादा बनता भी है। आपने देखा था लास्ट वाले क्लास में हम जब बात कर रहे थे तो अल्फा डी ग्लूकोज के बनने के जो चांसेस हैं वो कितने होते थे, बताओ कितना, 34%, 35%। और बीटा डी ग्लूकोज कितना बनता था, 65% के आसपास। इसीलिए क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती। अच्छा, बचपन में एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, आपने सभी लोगों ने ग्लूकॉन डी पिया होगा ना, ग्लूकॉन डी, है ना। ठीक है, उसमें देखो एक चीज़ ग्लूकॉन डी कहते हैं ना, ग्लूकोज को बढ़ाते हैं सभी लोग, एनर्जी, है ना, कहते हैं ना कि एनर्जी ड्रिंक है। तो एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो ग्लूकॉन डी, ठीक है, ग्लूकॉन डी पीजिए और एनर्जी पाइए, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट है। तो देखो जो ग्लूकॉन डी होता है, आपने उसमें एक चीज़ मेंशन किया है, ग्लूकॉन के आगे डी लगा रहता है ना। कभी आपने ऐसा देखा ग्लूकॉन एल, नहीं, ग्लूकॉन डी मिलता है, ग्लूकॉन एल नहीं होता है। बिकॉज जो एल होता है वो कैसा है, लेवो होता है, और डी क्या है, डेक्स्ट्रो होता है। यानी कि जो ग्लूकॉन डी है, यानी कि जो ग्लूकोज है हमारा, वो डी फॉर्म में अपने को मिलता है, लेकिन एल फॉर्म नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं, डी फॉर्म से, एल फॉर्म से नहीं मिलता। इसीलिए शायद जो ग्लूकॉन है वो एल फॉर्म में नहीं मिलता है, डी फॉर्म में मिलता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ भी सकता है आपसे कि ग्लूकॉन आप कौन सा पीते हो, ग्लूकोज आप कौन सा पीते हो, भाई कुछ भी आ सकता है। तो कौन से पीते हो, डी वाला पीते हैं भाई, एल नहीं पीते। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चेयर फॉर्म हो गया भाई। इनमें सीख भी लिया कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, बीटा डी ग्लूकोज इज़ मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज, बिकॉज इन बीटा डी ग्लूकोज पोजीशन ऑफ ऑल OH, यानी कि जो भी एनोमेरिक जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके जो पोजीशंस हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन में हैं। और अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो सिर्फ एक OH इक्विटोरियल पोजीशन पर है, बाकी सारे के सारे OH किस में हैं, एक OH एक्सियल है, बाकी सारे के सारे OH किस में हैं, इक्विटोरियल में है। तो एक एक्सियल होने की वजह से अल्फा डी ग्लूकोज की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम, एज कम्पेयर टू बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो चलो कॉपी करो, फिर मैं आपको लिखवा भी देता हूँ इसको। ठीक है, जल्दी कॉपी करें। ठीक है, चलो कर लिया, इसको मैं रब कर दूँ। चलिए, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको इस चीज़ को लिखा भी देता हूँ बेटा, ताकि आपको याद रहे, है ना। ठीक है, तो लिखो। ठीक है, क्या लिखना है आपको कि बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन
अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, पहली बात, इट इज ड्यू टू 1,3-डाई-एक्सियल रिपल्शन। ठीक है, 1,3-डाई-एक्सियल रिपल्शन। ठीक है, ये बात है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इन अल्फा डी ग्लूकोज, इन अल्फा डी ग्लूकोज ऑल OH, आप ऐसे लिखेंगे, ऑल OH ग्रुप्स आर अटैच्ड इन इक्विटोरियल पोजीशन। क्या सभी के सभी OH क्या इक्विटोरियल में है? जी नहीं, इक्विटोरियल में सब नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ दो बाकी सब है। सब तो नहीं है ना, एक नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो ऑल दी इन अल्फा डी ग्लूकोज ऑल OH ग्रुप आर अटैच्ड इन इक्विटोरियल पोजीशंस एक्सेप्ट वन। ये बहुत प्रॉब्लम कर देगा ये एक्सेप्ट वन, है ना, क्योंकि इसी एक्सेप्ट वन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है, एक्सेप्ट वन। ठीक है, बट अगर हम आते हैं बीटा डी ग्लूकोज में, तो बीटा डी ग्लूकोज में आप सब देख रहे हो कि सारे के सारे जो OH हैं वो किस में आ गए हैं? इक्विटोरियल पोजीशन में। ठीक है, वाइल इन बीटा डी ग्लूकोज ऑल OH ग्रुप्स आर इन किस पोजीशन में? आर इन इक्विटोरियल पोजीशन। और इक्विटोरियल पोजीशन के आते ही, ठीक है, आते ही उनके क्या हो गए, है ना, उनके बल्ले बल्ले हो गए भाई, उनके फ़ायदे हो गए, है ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन कम हो गया, और जब एक्सियल पोजीशन ख़त्म हो गया तो अब वो ज़्यादा स्टेबल हो गए। तो ये चीज़ जो है इनको स्टेबल करती है, स्टेबलाइज करती है। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, पहले नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़िए उसको। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ाया गया होगा डेफिनेटली। ठीक है, नहीं तो मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़े, कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेरे पास जो ओपन चेन होता है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा, ओपन चेन जो होता है उसके बनने के चांस कितने होते थे? 0.02%। ये देखा था कि ओपन चेन जो होता है वो सिर्फ 0.02% होता है। क्लियर? और जो वहीं पर जो क्लोज्ड चेन था, ऑब्वियसली बात है जो क्लोज्ड चेन होगा वो ज़्यादा ही बनेगा, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर ओपन चेन इतना कम बनता है तो वो एग्जिस्ट क्यों करता है, हम उसको बनाते ही क्यों हैं? यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमने ये कैसे सोच लिया कि जो ग्लूकोज है हमारा वो ओपन चेन में बनेगा? कुछ तो एविडेंस होगा भाई, कुछ तो ऐसा रिएक्शन हुआ होगा जिस रिएक्शन को देखने पर मेरे को समझ में आया होगा हाँ इस वजह से ग्लूकोज ओपन चेन भी बना सकता है, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन भी आप बना सकते हो। अदरवाइज ऐसा ना होता तो सिर्फ हम ग्लूकोज को किस में पढ़ रहे होते? क्लोज्ड चेन में पढ़ रहे होते। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा एविडेंस होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रूफ होगा जिसके हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो ओपन चेन में भी होता है और क्लोज्ड चेन में भी होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो वो एविडेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किन किन एविडेंस, किन किन प्रूफ से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन फॉर्म कर सकता है? उसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ज़रा ग्लूकोज के ओपन चेन को एज्यूम करें। ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें आपने क्या देखा है बेटा कि ऊपर एल्डिहाइड का ग्रुप रहता है, ऊपर किसका ग्रुप रहता है? CHO का ग्रुप रहता है। लेकिन अगर आप बात करें क्लोज्ड चेन की, यानी कि आप हावर्थ प्रोजेक्शन की आप जब बात करेंगे तो एल्डिहाइड गायब हो जाता है।
यानी कि ओपन चेन में तो एल्डिहाइड है लेकिन क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड गायब। ठीक है, वहां पर क्या आ जाता है भाई, वो तो हेमी एसिटल है ना। आपने कीटोन में पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ठीक है, जिसमें ईथर का लिंकेज होता है, दिख रहा है, HO रहता है ना, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल हो जाता है, यानी कि जो एल्डिहाइड है वो गायब हो गया। तो किसी रिएक्शन में अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई इस रिएक्शन को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर आपने इस रिएक्शन को किया तो आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है, अगर एल्डिहाइड मिल रहा है इसका सिर्फ एक मतलब है कि ग्लूकोज जो है हमारा वो ओपन चेन बना सकता है, क्योंकि ओपन चेन जब था तो एल्डिहाइड था। तो अगर किसी रिएक्शन में एल्डिहाइड कन्फर्म हो रहा है इसका मतलब ओपन चेन भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ओपन चेन में क्या था, एल्डिहाइड था। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन शो हो जहाँ पर क्या हो, हमें ये समझ में आए कि हाँ एल्डिहाइड मिल सकता है, इसका मतलब वो ग्लूकोज ओपन चेन भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे देखो, पहले अगर हम बात करें, ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पे आप आएँ, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के अपने को लेंगे, है ना। देखो पहला अगर हम बात करें, जो ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, देखना ध्यान से, जो ग्लूकोज होता है, अगर आप ग्लूकोज में HI से रिएक्शन कराएं या फिर रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कराएं, बेटा किससे, रेड फॉस्फोरस से या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो होता क्या है, आपका बन जाता है नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। ये कैसे बनता है ये आज का विषय नहीं है, इसको अपन बात करेंगे। तो बट अभी आप याद रख लें, ठीक है, जब भी आप ग्लूकोज को लेते हो तो आपको क्या बन जाता है, नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल हेक्सेन क्या है, रिंग भी हो सकता है और ओपन चेन भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर ये ग्लूकोज ओपन चेन न होता, अगर ये ग्लूकोज ओपन चेन न होता तो आप उसको ब्रेक कर पाते क्या, नो नो नो, इम्पॉसिबल। भाई ये जो ग्लूकोज है 6 मेंबर्ड का रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर्ड का रिंग है, ये एक स्टेबल रिंग है, आप उसको ब्रेक कैसे कर सकते हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, बेसिकली नेक्स्ट टू पॉसिबल, क्लियर ना, इम्पॉसिबल है। तो ये कैसा है, आप ग्लूकोज ये हमारा है, इसका मतलब ये रिंग नहीं है, क्योंकि अगर ये रिंग होता, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक करके ये तो नहीं बना सकते थे, ये नॉर्मल हेक्सेन तो नहीं बनता। इसका मतलब अगर ये इसके हेल्प से ये बन रहा है, इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है ये पक्का ओपन चेन ही होगा। पहला प्रूफ, ठीक है, क्लियर ना, ये पहला एविडेंस मिल गया। दूसरा एविडेंस क्या है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। दूसरा एविडेंस क्या है ना, जो ग्लूकोज है, क्लियर ना, दूसरा एविडेंस क्या है बेटा, जो ग्लूकोज है वो अपने को ऑक्साइम देता है, क्लियर ना, ठीक है, तो ऑक्साइम देता है ग्लूकोज। तो आप एक काम करो, अभी आज ओपन चेन का आप पढ़ लो, अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपने नहीं देखी है, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, चलो आज अभी इसको कर लेते हैं, बाकी इसके बाद मैं आपको सारा रिएक्शन भी दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ऑक्साइम वगैरह, ये सब आपको अभी हो सकता है नहीं पता हो, ठीक है, बट फिर भी लिख लीजिए। देखो जो भी ग्लूकोज है, वो जब ग्लूकोज जो है वो अपने को ऑक्साइम देता है, ठीक है, कब देता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के रिएक्शन के बाद। तो ग्लूकोज गिव्स ऑक्साइम व्हेनेवर ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम। तो ऑक्साइम मिल रहा है, ऑक्साइम बेटा मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक है, ऑक्साइम पर क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, क्लियर ना। तो अगर ऑक्साइम मिल रहा है इसका मतलब ऑक्साइम में क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, पक्का एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ग्लूकोज रहा होगा वो भी ओपन चेन रहा होगा, क्योंकि अगर क्लोज्ड चेन होता, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड नहीं होता है। तो क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड जब नहीं होता है वो किसी दूसरे से रिएक्शन करके कभी भी एल्डिहाइड नहीं देगा, क्लियर ना, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए जो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके अगर आपको ऑक्साइम दे रहा है, तो आप सबको पता है बेटा ऑक्साइम में क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड। इसका मतलब ये फिक्स है कि जो ग्लूकोज रहा होगा वो ओपन चेन रहा होगा, क्योंकि ओपन चेन में ही हमेशा क्या रहते हैं, एल्डिहाइड। ग्लूकोज के ओपन चेन में ही एल्डिहाइड रहेंगे, क्लोज चेन में तो रहेंगे नहीं। इसका मतलब
जो ग्लूकोज है ओपन चेन, जब आप ओपन चेन के ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन से ट्रीट करोगे तब आपको ऑक्साइम मिलेगा। अगर आपने गलती से क्लोज्ड वाला ले लिया, यानी कि क्लोज वाला ग्लूकोज ले लिया, उससे अगर रिएक्शन करोगे तो आपको ऑक्साइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर ओपन चेन है, अगर आप उसको हाइड्रोक्सिल एमीन से ट्रीट करते हो तब जाकर आपको क्या मिलेगा, हाँ तब आपको मिलने वाला है क्या, ऑक्साइम। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। बाकी ऑक्साइम क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन एविडेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज गिव्स ऑक्साइम। सेकेंड लिखिए, ग्लूकोज गिव्स ऑक्साइम। ठीक है, इफ इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, फॉर्मूला बोलो NH2OH। ठीक है, तो जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है तो क्या देता है बेटा, ऑक्साइम देता है। ऑक्साइम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्लूकोज रहा होगा ये भी ओपन चेन वाला रहा होगा, क्लोज्ड चेन वाला नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ये क्लोज्ड चेन होता तो इसमें एल्डिहाइड होते नहीं, इस वजह से कभी ऑक्साइम ना देता। आ रहा समझ में? ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड नहीं होते हैं, पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, लिख लीजिए यहाँ पर, दिस शोज presence of aldehyde ठीक है, this shows presence of aldehyde in the glucose नहीं सॉरी in the, ठीक है, in the group, नहीं ग्लूकोज ही लिखो, वो ज़्यादा बेटर सेंस करेगा, ग्लूकोज। ये क्या शो कर रहा है कि आपके ग्लूकोज में क्या है, ठीक है, एल्डिहाइड है, सो इट इज ओपन चेन। सो इट इज डेफिनेटली ओपन चेन। ये लो, दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक है, धड़ाधड़ प्रूफ कर रहे हैं बेटा हम लोग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। बस अपने को देखना है ना, एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड आ रहा है इसका मतलब ओपन चेन पक्का होगा, क्योंकि क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात है ना, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है, अब वो ग्लूकोज रिंग वाला होता है कि ओपन चेन वाला होता है, उसी की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं बेटा। अपने को ओपन चेन प्रूफ करना है कि ओपन चेन होता है, ओपन चेन ग्लूकोज होता है, क्लियर ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो ग्लूकोज है, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो जो ग्लूकोज होता है वो जब भी HCN से रिएक्शन करता है, किससे करता है, HCN, तो क्या देता है, साइनोहाइड्रिन देता है। वो कैसे देता है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो HCN से जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है, साइनोहाइड्रिन देता है। तो साइनोहाइड्रिन जो देता है, ठीक है, क्लियर ना, इसका मतलब क्या है, साइनोहाइड्रिन का मतलब सिर्फ एक ही है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप, क्योंकि साइनोहाइड्रिन में हमेशा ही प्रेजेंट होता है क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, साइनोहाइड्रिन को आप जब देखोगे तो आपको देखने में समझ में आएगा क्या, उसमें CHO ग्रुप है, वो हम कल दिखाएंगे बेटा आपको, क्लियर ना। तो साइनोहाइड्रिन है, इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है कि जो आपने ग्लूकोज लिया होगा वो ओपन चेन वाला लिया होगा बेटा, क्योंकि ओपन चेन वाले ग्लूकोज में ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। वरना अगर आप क्लोज्ड वाला लिए होते, है ना, रिंग वाला अगर आपने ग्लूकोज लिया होता तो आपका पहली बात तो एल्डिहाइड रहता ही नहीं उसमें, और जब एल्डिहाइड नहीं रहता तो HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन थोड़े ना देता, क्योंकि साइनोहाइड्रिन में क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड। आपने लिया है ईथर, तो वो एल्डिहाइड कैसे बन जाएगा, हाँ बनता है ईथर से, लेकिन वो अलग रिएक्शन होते हैं, वैसे ये रिएक्शन नहीं होते हैं, क्लियर ना। चले, तो यहाँ पर अगला हमारा प्रूफ निकल कर आया क्या, देखो, ग्लूकोज
रिएक्ट्स विथ, ठीक है, किससे, HCN, HCN टू गिव, HCN टू गिव साइनोहाइड्रीन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कल सारा चीज़ें जो है मैं पूछूंगा, सारा चीज़ें आएगा आपके सामने। साइनोहाइड्रीन, HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन देता है। दिस शोज, साइनोहाइड्रीन आने का मतलब ही है, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। बताओ CHO ग्रुप किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को, इन द ग्रुप, इन द ग्लूकोज। इसका मतलब जो है ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि CHO ग्रुप ग्लूकोज में है तभी साइनोहाइड्रीन बना है। ठीक है, तो अगर CHO ग्रुप ग्लूकोज में है तो डेफिनेटली दैट इज डेफिनेटली proved ग्लूकोज इज ओपन चेन। ये प्रूफ कर दिया बेटा कि जो ग्लूकोज है वो कैसा है, ओपन चेन है। ठीक है, क्लियर ना, हो गई 3 बातें। अच्छा, चौथी बात क्या है कि जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, वो हमेशा ही, है ना, जो ग्लूकोज है बेटा वो हमेशा ही अपने को देता है पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, है ना, अभी आगे देखेंगे कल के क्लास में। तो जो ग्लूकोज है वो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव देता है। कब देता है, जब आप एसिटिक एसिड लेते हो या एसिड एनहाइड्राइड को लेते हो, यानी कि ग्लूकोज ऑलवेज गिव्स पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दोनों ही केस में ये क्या देता है, पेंटा एसिड डेरिवेटिव देता है, यानी कि पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताओ भाई। ठीक है, पेंटा एसिटेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिर्फ एक है, पेंटा एसीटेट मिलने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज में 5 OH प्रेजेंट हैं। कितने OH प्रेजेंट हैं, 5, क्योंकि पेंटा एसीटेट मिलने का मतलब क्या है कि 5 OH प्रेजेंट, यानी कि कल के क्लास में देखेंगे कि जितने OH रहेंगे ना बेटा उतने ही एसीटेट ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और वो बन जाएगा कितना, पेंटा एसीटेट। तो देख लो ग्लूकोज में 5 OH हैं। आप हावर्थ प्रोजेक्शन को खोलो, है ना, ठीक है। अच्छा, ओपन चेन को खोलो, ओपन चेन को, फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का। तो जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का देखोगे तो उसमें आप गिन लीजिए कितने OH हैं, 5 OH होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, पक्का 5 OH होंगे। ठीक है, तो क्या क्लोज्ड चेन में 5 OH नहीं होते हैं भाई, रिंग में भी 5 OH होते हैं। अब बोलो, जब आप हावर्थ प्रोजेक्शन को बनाओगे ग्लूकोज का तो उसमें काउंट कर लीजिए कितने OH हैं, कर लीजिए काउंट। सभी के पास होंगे ना हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो सभी लोग ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन को देखो और कितने OH हैं काउंट करो, 5 ही मिलेंगे बेटा। तो ओपन चेन में भी 5 OH हैं, क्लोज्ड चेन में भी क्या है, 5 OH हैं। ठीक है, क्लियर ना। तो उसमें कैसा है, दोनों में 5 OH हैं, बट ओपन चेन तो कंफर्म हुआ कि 5 OH हैं, इसका मतलब ये ओपन चेन है, क्योंकि ओपन चेन में 5 OH होते हैं, है ना, क्लोज चेन में भी 5 OH होते हैं, बट ओपन चेन कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये फोर्थ हमारा है। फोर्थ मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर ले इसको पहले आप। ठीक है, कर लिया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ थर्ड वाले को, यहीं पर फोर्थ आपको लिखवा देता हूँ। तो फोर्थ में कैसा है, लिखिए, ये फोर्थ क्या है बेटा, ग्लूकोज गिव्स पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स on reaction with ठीक है, एसिटिक
एसिड, ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिडिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये पेंटा एसिटेट दे देता है। दिस शोज ग्लूकोज कंटेन्स कितने OH? 5 OH, 5 OH ग्रुप्स, ठीक है, जो क्लोज रिंग में भी होते हैं बेटा, क्लियर ना, ठीक है। तो ये कन्फर्म तो हो गया कि हाँ ओपन चेन में भी 5 OH होते हैं, और सबको पता है ओपन चेन में 5 OH होते हैं, तो ये भी क्या है, कन्फर्मेशन ही है एक तरह से, ठीक है। तो इन एविडेंस के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि ओपन चेन एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम ग्लूकोज का ओपन चेन बना रहे थे। कैसे? धड़ाक से लाइन खींचा, HOH OH H HOH OH H, ऐसे बना रहे थे बार बार ना हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि OH ग्लूकोज का क्या है, ओपन चेन एग्जिस्ट करता है। क्लियर ना? वो बात अलग बात है कि बेटा कि 0.02% ही अपने को मिलता है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। इन रिएक्शन के हेल्प से हम ये शो कर सकते हैं यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसी तरह क्लोज्ड रिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उनके भी एविडेंस देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ आपको कुछ रिएक्शन से रूबरू कराऊँ, है ना, जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना, तो इनको अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं है, एविडेंस ऑफ क्लोज चेन भी यहीं ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, कल के क्लास में ही क्या करेंगे, हम इनको देखेंगे अच्छे से। तो एविडेंस ऑफ क्लोज्ड चेन ऑफ द रिएक्शन। तो बताओ ओपन चेन के लिए हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड को देखा। किसके पास एल्डिहाइड है? रिएक्शन के होने के बाद अगर एल्डिहाइड कन्फर्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, ओपन चेन है। तो बताओ अगर हमें देखना है कि हमारे ग्लूकोज, हमारा जो ग्लूकोज है वो क्लोज्ड चेन में भी बन सकता है, मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन उसका ड्रॉ हो सकता है। ड्रॉ तो करके देख लिया बेटा, बट एविडेंस क्या है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन में तो है, वो तो प्रूफ हो गया यहाँ से, साथ साथ क्लोज्ड चेन भी बना सकता है। तो उनके कुछ एविडेंस है। कैसे? अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें, क्योंकि ओपन चेन के लिए क्या देखा था, ओपन चेन में एल्डिहाइड होता था और क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड नहीं होता है। क्लियर ना? ओपन चेन में क्या होता है, एल्डिहाइड, पर क्लोज्ड चेन में एल्डिहाइड नहीं होता है। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन के हेल्प से ये अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है, कि हमारा इस रिएक्शन का जो रिजल्ट है, हमारा इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें एल्डिहाइड नहीं है, तो अगर एल्डिहाइड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ओपन चेन होगा नहीं, और जब ओपन चेन नहीं होगा तो क्लियर सी बात है क्लोज चेन ही होगा। तो अपने को बस इतना दिखाना है कि एल्डिहाइड नहीं है। क्लियर ना? आपको ऐसे रिएक्शंस को लाना है जो ये साबित कर सकें, जो ये प्रूफ कर सकें कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें एल्डिहाइड कन्फर्म नहीं है। अगर एल्डिहाइड नहीं है इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन में नहीं होगा, और जब ग्लूकोज ओपन चेन में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्लियर है कि वो ग्लूकोज क्लोज्ड चेन में पाया जाएगा। और जब क्लोज चेन में पाया जाएगा तो बस हमें मिल गया एविडेंस क्लोज चेन का। बस इतना ही करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया, रब करूं? चलिए, ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर क्लोज्ड चेन रिएक्शन, है ना, कि जो ग्लूकोज है वो क्लोज्ड चेन यानी कि रिंग स्ट्रक्चर में भी उपलब्ध है। ये कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, हाँ मुझे पता है कि हमने स्ट्रक्चर देखे हैं, बट हम ये कैसे मान लें, है ना, कोई प्रूफ है कि जो ग्लूकोज है ओपन चेन का तो प्रूफ देख लिया हम लोगों ने, हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो रिंग स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है? तो बस आपको क्या देखना है कि आपका जो ओपन चेन है उसमें एल्डिहाइड होता था, लेकिन जो रिंग होता है ग्लूकोज का, यानी कि जो हावर्थ प्रोजेक्शन होता है, उस कंडीशन में जो रिंग आप बनाते हो ना ग्लूकोज का, उसमें एल्डिहाइड नहीं होता है। तो अगर किसी तरह से हम ये साबित कर सकें कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड नहीं है तो फिर ओपन चेन नहीं है, और ओपन चेन नहीं है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, रिंग स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने एक टेस्ट सुना होगा, क्या, DNP टेस्ट? नहीं सुना है? बहुत फेमस टेस्ट है, आपने सुना होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आपने सुना होगा क्या, DNP टेस्ट। क्या होता है DNP टेस्ट? किसके लिए यूज होता है DNP टेस्ट?
डीएनपी टेस्ट क्या होता है बेटा, 2,4 डाई ट्राई नाइट्रो हाइड्रोजन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि ये रहा डीएनपी टेस्ट, क्या 2,4 डाई ट्राई नाइट्रो 2,4 डाई ट्राई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। देखिएगा आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, नहीं तो चैप्टर में आप उसको पढ़िए, ठीक है। ये होता है डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट क्या होते थे, 2,4 डाई ट्राई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। डी का मतलब क्या है, डाई, ठीक है। एन का मतलब क्या है, नाइट्रो। पी का मतलब क्या है, फिनाइल, है ना, ठीक है। डीएनपी टेस्ट, ये जो डीएनपी टेस्ट है ये कौन शो करते थे, याद करो। डीएनपी टेस्ट विल बी शोन बाय, है ना, विल बी बोलो या वाज बोलो, बात एक ही है, ठीक है। वाज शोन बाय कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो भी एल्डिहाइड होते थे बेटा वो डीएनपी टेस्ट शो करते थे, और जो कीटोन होते हैं वो डीएनपी टेस्ट शो करते हैं। लेकिन ये क्या, ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट नहीं शो करता है। अब बोलो, जितने एल्डिहाइड होते हैं, जितने कीटोन्स होते हैं, वो सारे के सारे डीएनपी टेस्ट को शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोज कभी भी डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज अगर डीएनपी टेस्ट शो करता, ठीक है, उसके पास क्या होता, एल्डिहाइड होता। क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है ग्लूकोज के पास, इसीलिए वो डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता, ठीक है, क्लियर ना। ये हम रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर को प्रूफ करता है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता है। इसका मतलब है कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो सब के सब डीएनपी टेस्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। जितने कीटोन होते हैं वो सब के सब डीएनपी टेस्ट को शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोज शो नहीं करता है। इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड का क्या है, एब्सेंस है, इसीलिए वो डीएनपी टेस्ट को शो नहीं करता है। पहला प्रूफ इस वजह से आप कह सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड का एब्सेंस है, तो अब ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, शो होगा, क्लियर ना, ठीक है। क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तब वो क्लोज नहीं होता, तब तो ओपन हो जाता बेटा, क्लियर ना। हम तो वही प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो आप क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज does not show DNP टेस्ट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि डीएनपी टेस्ट किससे शो होता है, सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन शो करते हैं, बट ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड का क्या है, एब्सेंस, जो सिर्फ और सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर में ही हो सकता है। क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्डिहाइड नहीं होता है, ओपन में तो होता है बेटा। यानी कि ओपन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसमें एल्डिहाइड होता है, लेकिन क्लोज में एल्डिहाइड नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो दिस शोज एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। ये क्या शो कर रहा है कि CHO ग्रुप का क्या है, एब्सेंस है, ठीक है। therefore glucose should also glucose has also रिंग स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के पास क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर भी होगा, क्लियर, ठीक है। ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये तो फर्स्ट पॉइंट था बेटा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या है कि आप सब लोग को पता है कि एक होता था सिफ टेस्ट, सिफ, है ना, हाँ, SHIFF, ठीक है, सिफ टेस्ट। तो सिफ टेस्ट जो होते थे वो भी कौन देते थे, एल्डिहाइड्स देते थे, लेकिन ग्लूकोज सिफ टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब है जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे सिफ टेस्ट देते हैं, लेकिन ग्लूकोज सिफ टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज सिफ टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड नहीं है। इसका मतलब वो जो ग्लूकोज रहा होगा वो पक्का रिंग वाला ग्लूकोज रहा होगा, क्योंकि बेटा ओपन चेन वाला अगर ग्लूकोज होता तो उसके पास तो क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। वो सिफ टेस्ट दे सकता था, लेकिन जो ग्लूकोज है वो सिफ टेस्ट नहीं देता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सिफ टेस्ट
कौन कौन से ग्लूकोज टेस्ट देते हैं, कौन कौन से ग्लूकोज टेस्ट नहीं देते हैं। तो ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, ग्लूकोज सिफ टेस्ट नहीं देता है, बाकी सारे टेस्ट ग्लूकोज देता है बेटा। फेलिंग टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, ठीक है, लेकिन हाँ डीएनपी टेस्ट नहीं देता है और सिफ टेस्ट नहीं देता है। क्लियर ना। चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज डज नॉट शो नहीं है, यहाँ पर गिव कर दीजिए बेटा, अब शो मज़ा नहीं आ रहा। डज नॉट गिव सिफ टेस्ट। ये सभी लोग आपने नाम सुना होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। सिफ टेस्ट दिस shows obviously this shows absence of CHO, absence of aldehyde, absence of CHO group, ठीक है, क्लियर ना, CHO group, hence glucose also रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बताओ क्लियर। इसको नोट कर लिया, हटा दो इसको। चलो ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ टेस्ट, दिस शोज एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, हेंस ग्लूकोज ऑल्सो हैज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर ना, उसके पास रिंग स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, एक चीज़ और, जो भी पेंटा एसिटेट थे हमारे पास ना, ठीक है, एक और बता देता हूँ। देखो आप सब लोगों ने देखा ना सोडियम बाईसल्फाइड, है ना, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट होता था एक। सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट कौन देते थे? हाँ, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट देते बेटा एल्डिहाइड्स एंड मेथिल कीटोन्स। जो भी मेथिल कीटोन्स होते हैं और जो एल्डिहाइड होते थे वो हमें क्या देते थे? सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट देते थे, है ना, क्लियर ना। लेकिन ग्लूकोज नहीं देता, ग्लूकोज सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज के पास क्या है? एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो वो सोडियम बाईसल्फाइड भी देता। बात सही है, क्लियर। तो बस अगला हम लिखेंगे, जल्दी से इसको कॉपी करें। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, सॉरी थर्ड। अब एक काम करें, कॉपी कर लें, थोड़ा जगह हो जाएगा, मैं बड़े बड़े लिख दूंगा बेटा, ठीक है, कॉपी कर लें जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारा जो थर्ड था, जो मैंने आपको बोला था, ग्लूकोज डज नॉट ऑल्सो गिव सोडियम बाईसल्फाइड, दैट इज NaHSO3। ये भी एक टेस्ट होता था। ये टेस्ट कौन शो करते थे? जिनके पास एल्डिहाइड होता था या फिर जिनके पास क्या होते थे? मेथाइल कीटोन, यानी कि जो मेथाइल कीटोन होते थे या फिर जो भी एल्डिहाइड्स होते थे वो इस टेस्ट को क्या कर पाते थे? पास कर पाते थे। बट ग्लूकोज नहीं पास कर पाता है। इसका मतलब ग्लूकोज के पास क्या है? एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप का एब्सेंस है। वो सिर्फ किस में हो सकता है? वो बेटा हो सकता है रिंग स्ट्रक्चर में। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकोज है हमारा वो सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट भी नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। अभी आपने देखा ना, ठीक है, कि एसिटिक एसिड या एसिड एनहाइड्राइड से जब भी हमारा ओपन चेन ग्लूकोज क्या होता है, रिएक्शन करता है, तो क्या देता है? पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव देता है, ठीक है। लेकिन जो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव है ना ग्लूकोज का, वो कभी भी ऑक्साइम नहीं देता है, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि जो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव है वो कभी भी ऑक्साइम नहीं देता है। तो सोचिए, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑक्साइम नहीं देता है, ठीक है। अगर ऑक्साइम देता तो एल्डिहाइड आता, क्योंकि ऑक्साइम में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्योंकि पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑक्साइम नहीं देता, इसका मतलब पक्की बात है, क्योंकि ऑक्साइम देता तो एल्डिहाइड आता, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। क्योंकि होता तब देता, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है, क्लियर ना। तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन जब करता है पेंटा एसीटेट तो ऑक्साइम नहीं देता है। दिस शोज एब्सेंस ऑफ क्या? एल्डिहाइड। क्योंकि अगर देता तो फिर ऑक्साइम अगर बेटा दे देता, इसका मतलब क्या है? ऑक्साइम में क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड। तब तो ये ओपन चेन का प्रूफ हो जाता, क्लियर ना। हमको तो क्या प्रूफ करना है कि रिंग स्ट्रक्चर प्रूफ करना है। रिंग स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिंग में एल्डिहाइड नहीं होता, क्लियर ना। चलो, तो फ्रॉम द अबव वी कैन ऑल्सो गेट ऑल प्रूफ्स ऑफ ग्लूकोज रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर। इस तरह से हम
रिंग स्ट्रक्चर का भी एविडेंस ले लिया हम लोगों ने। तो देखो आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, हम लोगों ने एविडेंस को डिस्कस किया, हम लोगों ने बात किया यहाँ पर चेयर फॉर्म की बात किया, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, हावर्थ स्ट्रक्चर को आज फिर से हमने रीअगेन हमने समझने की कोशिश करी। तो नेक्स्ट क्लास हम क्या मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करेंगे, किसके, ग्लूकोज के। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, ठीक है, वो सैकराइड होता है, यानी कि हमारे 3 टाइप के सैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड, ठीक है, डाइसैकराइड और फिर क्या ओलिगोसैकराइड और फिर क्या होते हैं पॉलीसैकराइड्स। फिर उसके बाद अपन उसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें और टेंशन ना लें, 1-2 लेक्चर के बाद आपको पूरा फ्लो में मज़ा आएगा। क्लियर, इस चैप्टर में क्लियर ना, अभी तो शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आप चीज़ों को रिवीजन करना शुरू करें और जो पीछे की चीज़ें आ रही हैं है ना, जैसे सिफ्ट टेस्ट आया, DNP टेस्ट आया, कोशिश करें इनको एक बार और रिविजिट करके पढ़ लें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर ना, क्योंकि मैं यहाँ पर बेटा DNP टेस्ट तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एल्डिहाइड में, कीटोन्स में। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करो और वहाँ पर अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, बाय।